नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। केजरीवाल के लिए तो दिल्ली में आगे कुआं पीछे खाई वाले हालात बन गए हैं। चौतरफा घिरे हुए हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल और पार्टी के खिलाफ घोटालों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल बाहरी लोगों को बुला बुलाकर टिकट दे रहे हैं और अपनी पार्टी के सिटिंग विधायकों के टिकट काट रहे हैं। पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। और फिर अरविंद केजरीवाल के लिए एलजीबीके सक्सेना का एक आदेश गले की फांस बन गया है। जितने भी उनके घुसपैठियों और रोहिंग्या में वोट थे वो सबके सब कटने वाले हैं। और तो और अरविंद केजरीवाल के लिए दिक्कत की बात तो ये हो गई है कि उनके मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी भी हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने सेंधमारी कर दी है। 2015 और 2020 में जो मुस्लिम वोट बैंक एक मुश्त एक साथ अरविंद केजरीवाल के साथ है, इस बार के विधानसभा चुनाव में उसमें बिखराव होना तय है। कांग्रेस भी उस वोट बैंक में सेंधमारी करेगी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी सेंधमारी करेगी, कुछ एक प्रतिशत वोट बीजेपी को भी मिलेगा। तो अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? उनकी तो सारी की सारी राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण के इर्द गिर्द घूमती है। उन्होंने वो मुस्लिम वोट बैंक जो कभी कांग्रेस के साथ होता था, 15 साल तक शीला दीक्षित की सरकार रही दिल्ली में और ये सारा मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ होता था। उस वोट बैंक को अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से कांग्रेस से चुराया था। उस वोट बैंक की बिना पर अरविंद केजरीवाल को 2015 में 70 में से 68 सीटें मिली, 2020 में 70 में से 62 सीटें मिली। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल की राह बहुत मुश्किल है। कई मुहानों पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब आप देखिए, उन्होंने ईवीएम का रोना गाना जोर जोर से शुरू कर दिया है। मंगलवार देर शाम अरविंद केजरीवाल दिल्ली में शरद पवार के घर पर थे। अभिषेक मनु सिंघवी भी वहां पर थे। एनसीपी के कई नेता थे। सबने सिर जोड़कर महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों पर ईवीएम में धांधली का रोना रोया। और उसके बाद तय ये हुआ कि ये सब आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ईवीएम का रोना एक बार फिर रोया जाएगा और अरविंद केजरीवाल के लिए ऐसा करना मजबूरी हो गया है। अगर अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जब 2025 में दिल्ली विधानसभा के नतीजे अरविंद केजरीवाल की उम्मीदों के मुताबिक नहीं आएंगे तो फिर वो क्या करेंगे? तब उनको ये रोना रोना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने अभी से उसकी भूमिका बांधनी शुरू कर दी है। वरना अरविंद केजरीवाल उस वक्त कहां थे जब 70 में से 68 सीटें 2015 में उनको मिली थी, जब 70 में से 62 सीटें 2020 में उनको मिली थी, तब वो कहां थे? तब तो किसी ने नहीं कहा कि ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम में धांधली हो गई। और अब जब अरविंद केजरीवाल का किला दरक रहा है तो उनको पहले से ही डर सताने लगा। पहले से ही वो ईवीएम का रोना रोना शुरू हो गए हैं। बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि देखिए, हर विधानसभा क्षेत्र में 10 से 20 हजार वोट बीजेपी के लोग कटवा रहे हैं ईसी के साथ मिलकर, चुनाव आयोग के साथ मिलकर। दरअसल दिल्ली में जो फर्जी वोटर हैं उन पर चुनाव आयोग की कार्रवाई हो रही है। उनके नाम वोटर लिस्ट से काटे जाएंगे और अगर उनके नाम कट गए तो अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? क्योंकि दिल्ली में जो घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, वो सब के सब अरविंद केजरीवाल की पार्टी के वोटर हैं और उनके जाने का डर अरविंद केजरीवाल को सता रहा है। इसीलिए वो शरद पवार के घर पहुंचे हुए थे। और फिर आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल के वोट बैंक में सेंधमारी की शुरुआत तो असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को कर दी, जब उन्होंने ये ऐलान किया कि ताहिर हुसैन, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से एमसीडी का पार्षद हुआ करता था, जो 2020 के दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड है, अभी भी जेल में है, कुछ मामलों में उसे जमानत मिली है, वो ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के टिकट पर मैदान में उतरेगा। झटका है अरविंद केजरीवाल के लिए। ताहिर हुसैन अरविंद केजरीवाल का लाडला हुआ करता था और अब वो ओवैसी की आंखों का तारा बनने जा रहा है। और फिर ताहिर हुसैन जब जाएगा ओवैसी के साथ तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल का
वोट बैंक भी अपने साथ ले जाएगा। वो बात अलग है कि ताहिर हुसैन को ओवैसी ने टिकट कैसे दे दिया, जबकि वो हिंदू विरोधी दंगों का मास्टरमाइंड है। उसको लेकर बीजेपी हो हल्ला कर रही है, क्योंकि उन दंगों में 53 लोग मारे गए थे, 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे, और मारे गए लोगों में हिंदुओं की तादाद ज्यादा थी। उस पर आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या का आरोप भी है। उस पर भीड़ को भड़काने का आरोप है। उस पर हिंदुओं के घरों पर पथराव करने का आरोप है। और ताहिर हुसैन के घर की छत पर पत्थर भी मिले थे पुलिस को, और पेट्रोल बम भी मिले थे। ये सारी बातें जो है ये चार्जशीट में लिखी हैं दिल्ली पुलिस ने। और उस शख्स को ओवैसी ने मुस्तफाबाद से अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। और अरविंद केजरीवाल अभी इस सदमे से उभर ही रहे थे मंगलवार को, कि उनको एक और सदमा लग गया जब उनकी पार्टी का सीलमपुरी से जो विधायक है अब्दुल रहमान, उसने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि यहां समझने वाली बात यह है कि उसका टिकट कट गया था। चौधरी जुबेर अहमद को अरविंद केजरीवाल ने वहां से टिकट दे दिया, और टिकट कटने के बाद आग बबूला हो गया अब्दुल रहमान, और उसने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को एंटी मुस्लिम पार्टी करार दे दिया। उसने लिखा कि सीलमपुर विधानसभा से भारी मन से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ये निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन पार्टी के नेतृत्व और नीतियों में जिस तरह से मुसलमानों और अन्य वंचित समुदायों की उपेक्षा की गई है, उसके बाद ये मेरा नैतिक कर्तव्य बन गया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में बड़ी देर बाद सबको नैतिकता याद आती है। अरविंद केजरीवाल को तो ये नैतिकता कभी याद आई नहीं। 177 दिन तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहे, लेकिन नैतिकता याद नहीं आई। और उनकी पार्टी के अब्दुल रहमान को नैतिकता तब याद आई जब टिकट कट गया, और तब याद आया 10 साल बाद कि आम आदमी पार्टी तो एंटी मुस्लिम है, मुसलमानों के पक्ष में काम नहीं करती है। वो लिखते हैं कि पार्टी की स्थापना के समय मैंने इसे एक ऐसी पार्टी माना था जो धर्म, जाति और समुदाय से ऊपर उठकर जनता की सेवा करेगी। लेकिन बीते सालों में आम आदमी पार्टी ने बार बार ये साबित किया है कि वो केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है, और जब किसी समुदाय के अधिकारों की रक्षा की बात आती है तो पार्टी चुप्पी साध लेती है। आप सोचिए, 10 साल लग गए अब्दुल रहमान को ये याद आने में कि पार्टी जो है वो मुसलमानों के पक्ष में खुलकर अपनी बातें नहीं रखती है। अब आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल जो कि मुसलमानों के लिए पीछे चले जाते थे, जिन्होंने ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों के बाद पार्टी से बाहर तो कर दिया, लेकिन कायदे से कभी उसकी खिलाफत नहीं की, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। वो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली वक्फ बोर्ड को 2015 से 2022 तक 111 करोड़ रुपए का फंड देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उनका मुस्लिम वोट बैंक जो है वो एकजुट उनके साथ रहे। अजय बोस नाम के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने एक याचिका डाली थी, जिसके जवाब में जानकारी मिली थी कि अरविंद केजरीवाल ने 2015 से लेकर 2022 तक औसतन हर साल 14 करोड़ 50 लाख रुपए दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिए। और वो पैसा किसका था? दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा था। वोट बैंक की राजनीति की खातिर, अपने वोट बैंक को चमकाने के लिए, मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में रखने के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे का बेजा इस्तेमाल किया। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल का वो वीडियो जो बहुत वायरल है, जिसमें वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी तन मन धन के साथ वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड इतना अमीर बन जाएगा कि कोई सोच नहीं सकता। आम आदमी पार्टी हमेशा वक्फ बोर्ड के साथ खड़ी है। तो सवाल ये उठता है कि वक्फ बोर्ड पर इतने मेहरबान क्यों थे अरविंद केजरीवाल कि 111 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दान में दे दिए। और फिर जितने भी दिल्ली में मस्जिद है या मजारे हैं, वहां पर जो कर्मचारी काम करते हैं उनको भी दिल्ली सरकार तनख्वाह देती थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड उनको तनख्वाह नहीं देता था, आम आदमी पार्टी सीधे उनको पैसा देती थी। और ऐसी मेहरबानी गुरुद्वारों और मंदिरों पर तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कभी नहीं दिखाई। ये सब कुछ करने के बाद भी अब्दुल रहमान अरविंद केजरीवाल को एंटी मुस्लिम करार दे रहे हैं। ये और झटके की बात है और सदमे की बात है अरविंद केजरीवाल के लिए। और आगे देखिए, अब्दुल रहमान ने पोस्ट में क्या लिखा?
दिल्ली दंगों के दौरान आपकी सरकार का रवैया बेहद निराशाजनक रहा। दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ना कोई ठोस कदम उठाए गए, ना ही कोई सहानुभूति प्रकट की गई। दिल्ली दंगों में सबसे ज्यादा पीड़ित हिंदू वर्ग था, लेकिन अब्दुल रहमान का यह आरोप है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। दंगों में झूठे आरोपों में फंसाए गए हमारे साथी ताहिर हुसैन को न सिर्फ पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, बल्कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। अब आप सोचिए, ताहिर हुसैन के साथ इतनी सहानुभूति अब जाकर जता रहे हैं अब्दुल रहमान, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि अब्दुल रहमान भी ओवैसी की पार्टी में जाने वाले हैं। ताहिर हुसैन चले गए, ये भी जाने वाले हैं। सीलमपुर से ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ओवैसी की पार्टी की तरफ से। आगे उन्होंने क्या कहा कि हाल ही में संभल दंगों जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आपने एक ट्वीट तक करना जरूरी नहीं समझा। यहां पर वो आप अरविंद केजरीवाल को लिख रहे हैं। पार्टी का दावा था कि वो ईमानदार और पारदर्शी राजनीति करेगी, लेकिन आज वो भी अन्य दलों की तरह सत्ता की राजनीति में उलझ चुकी है। ये बातें अब्दुल रहमान को तब समझ आ रही हैं जब अब्दुल रहमान का टिकट कट गया। चौधरी जुबैर अहमद को टिकट मिल गया और चौधरी जुबैर अहमद अभी हाल ही में अपनी पत्नी के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, और जिस दिन वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, उसी दिन जो आम आदमी पार्टी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, उसकी अध्यक्षता से अब्दुल रहमान ने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि इस बार उनका टिकट कटने वाला है। चौधरी जुबैर अहमद के आम आदमी पार्टी में आने के साथ ही ये अफवाहें तेज हो गई थी कि इस बार सीलमपुरी से उनको टिकट दिया जाएगा। तो अब आप सोचिए कि टिकट नहीं मिला तो अरविंद केजरीवाल पर तमाम तरह की तोहमतें लगाकर अब्दुल रहमान पार्टी को टाटा बाय बाय कह गए, और अरविंद केजरीवाल इस समुदाय के लिए ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे। और याद कीजिए, जब राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी छोड़ी थी, वो कैबिनेट मिनिस्टर थे आम आदमी पार्टी सरकार में दिल्ली में, जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में थे, तो उन्होंने पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया था। अब वो बीजेपी में है। तब उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर एंटी दलित होने का आरोप लगाया था। दलित विरोधी राजनीति करते हैं, दलितों का जो फंड है, जो उनके वेलफेयर के लिए फंड आता है, उसको भी आम आदमी पार्टी खा गई, यह आरोप लगाया था उन्होंने। तो अरविंद केजरीवाल एंटी दलित भी हो गए हैं और एंटी मुस्लिम भी हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अमानतुल्लाह खान, जो इस वक्त दिल्ली वक्फ बोर्ड में करोड़ों के घोटाले में फंसे हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उनके खिलाफ चल रहा है, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, काफी दिन वो तिहाड़ जेल में रहकर आए हैं, ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक है। अब सबकी नजरें उन पर लगी हुई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी ओवैसी का दामन थामने जा रहे हो? और उन पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बेच बेचकर उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पर प्रॉपर्टी इकट्ठा की। दिल्ली वक्फ बोर्ड में तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर उन्होंने 30 लोगों को नौकरी दी, और वो भी उनके अपने रिश्तेदार थे, उनसे पैसे भी वसूले। ये सारे आरोप उन पर लगे हुए हैं। अब क्या पता आने वाले दिनों में वो भी ओवैसी की पार्टी में चले जाए, तो अरविंद केजरीवाल का तो बैंड बज जाएगा। जिस वोट बैंक के सहारे वो 2025 में अपनी नैया पार लगाने की उम्मीद कर रहे थे, उस वोट बैंक में तो सेंधमारी हो गई है। क्योंकि याद रखना होगा कि 2015 में मुस्लिम वोटों की अगर बात की जाए तो 77% वोट आम आदमी पार्टी को मिले थे, और 2020 में 83% मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी को मिले थे। उस वक्त कांग्रेस को 13% वोट मिले थे। तो एक मुश्त वोट आम आदमी पार्टी को मिलता था दिल्ली के मुसलमानों का, और अब तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। फिर अरविंद केजरीवाल के लिए दिक्कत की बात यह भी है कि एलजी सक्सेना ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया है। बाकायदा दिल्ली के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है, और इस चिट्ठी में उन्होंने आदेश दिया है कि दिल्ली में जो अवैध तरीके से घुसपैठिए रह रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं, रोहिंग्या रह रहे हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए, उनकी पहचान की जाए, और 2 महीने में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और ये जो आदेश एलजी की तरफ से दिया गया है, इस आदेश के पीछे भी मुस्लिम समुदाय से जुड़े नेता हैं। अब देखिए, ये जो आदेश एलजी ने दिया है, इसके लिए दरगाह हजरत निजामुद्दीन, बस्ती
हजरत निजामुद्दीन के प्रमुख उलेमाओं समेत शहर के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से बाकायदा मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों पर गहरी चिंता जताई गई। साथ ही एलजी से मांग रखी गई थी कि दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं है कि अचानक उठकर एलजी ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को ये चिट्ठी लिखी हो, ये आदेश दिया हो। इसके पीछे की पृष्ठभूमि बहुत अहम है। मुस्लिम उलेमाओं और नेताओं के कहने पर ही एलजी ने ये चिट्ठियां लिखी हैं। इसके अलावा मुस्लिम नेताओं ने ये मांग भी की है एलजी से कि अवैध घुसपैठियों को सड़कों, पैदल मार्गों, पार्कों और अन्य सरकारी जमीनों से हटाया जाए। इन पर वो जबरदस्ती कब्जा कर चुके हैं। और उन्होंने ये भी मांग की कि अवैध घुसपैठियों द्वारा अवैध रूप से प्राप्त किए गए किसी भी दस्तावेज को तुरंत रद्द किया जाए, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या अन्य कोई सरकारी दस्तावेज। अब आप सोचिए, ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा झटका नहीं है, क्योंकि उनका वोट बैंक तो बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या में भी है। और आपको याद होगा, अमानतुल्लाह खान का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें वो दिल्ली में रोहिंग्या की बस्ती में गए थे। वहां जाकर फ्रिज बांट रहे थे, कूलर बांट रहे थे, 10-10 हजार रुपए का कैश उनको दे रहे थे। और फिर ये भी कह रहे थे कि रोहिंग्या का ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी है, उनके इलाके में वो रह रहे हैं और वो वहां के विधायक हैं, उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमानतुल्लाह खान जो पैसा उनको बांट रहे थे, जो गिफ्ट्स उनको दे रहे थे, वो कहां से आई? अपने पैसे से ये सब कुछ खरीद कर तो अमानतुल्लाह खान उनको नहीं दे रहे थे। जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लुटा रही थी और इसके बदले में उनके वोट हासिल किए जा रहे थे और उनके फर्जी वोटर आई कार्ड भी बनाए गए, उनके फर्जी आधार कार्ड भी बनाए गए, तमाम तरह के फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए ताकि सरकार की तरफ से जो मुफ्त में अनाज मिलता है केंद्र सरकार की तरफ से, वो सब भी उनको मिलता रहे, वो सारी सुविधाएं उनको मिले, लेकिन वोट वो आम आदमी पार्टी को दें। तो अब टाइमिंग पर गौर करने की जरूरत है। एलजी वीके सक्सेना ने जो आदेश जारी किया है, उसके बाद इस वोट बैंक पर भी सर्जिकल स्ट्राइक हो गया है। अरविंद केजरीवाल का ये वोट बैंक इस बार विधानसभा चुनाव में वोट नहीं कर पाएगा। अगले 2 महीने में इन सब का भांडा फूट जाएगा। इन सब के फर्जी वोटर आई कार्ड, फर्जी आधार कार्ड और तमाम दस्तावेज छीन लिए जाएंगे। तो ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में ये अवैध बांग्लादेशी घुसपैठे और रोहिंग्या आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? ईवीएम का रोना ही रोएंगे। उसी की भूमिका तैयार कर रहे थे वो शरद पवार के साथ बैठकर। तो अरविंद केजरीवाल की नैया इस वक्त बुरी तरह से डगमगाई हुई है। अरविंद केजरीवाल ने जो पदयात्रा की थी दिल्ली के गली मोहल्लों की, उस दौरान उनको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि इस बार उनकी वोट लगने वाली है। दिल्ली की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है। ऐसे में दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार और घोटालों के साथ साथ जो झूठे वादे उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ किए हैं, उन सब का हिसाब 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पूरा कर देगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।